14 साल की उम्र और नसीब में लिखा था नर्क। गुकिंग खान ने मुझे कचरा समझकर उस अंधेरे स्टोर रूम में फेंक दिया और कहा, दफा हो जाओ। पर मैंने रोते हुए भी उसे शुक्रिया कहा, क्योंकि अनाथ आश्रम और दादा की मौत के बाद वही नर्क मेरा पहला घर था। 4 साल तक मैंने उसकी हर जिल्लत सही, पर एक रात उसके पेट में उठा वो दर्द सब कुछ पलटने वाला था। उस रात मैंने उसकी मदद तो की, पर अगले ही दिन उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसे लगा मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, पर अफसोस, वो रोती रही, मुझे गलियों में ढूंढती रही, और जब मैं बर्तन धोता मिला तो कहने लगी, मेरे साथ घर चलो। मैं मुस्कुरा दिया। गुमिस, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे निकाला मैं अकेले जीना सीख गया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज उसी के किचन में वही पुराना एप्रन पहने मैं उससे कहता हूं, गुड मॉर्निंग गुमिस, आपका नाश्ता तैयार है। गुकिंघान की नजरें एक्सरे की तरह मुझ पर थीं। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज को हाथ लगाने की? मैंने डरते हुए धीरे से कहा, सामान खराब हो रहा था इसलिए नाश्ता बना दिया। उसने गुस्से में एक निवाला मुंह में डाला। मैं सांस रोके खड़ा था कि कहीं वो फिर से मुझ पर ना बरस पड़े। पर तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़की तूफान की तरह नीचे आई। भूख से जान निकल रही है। क्या बात है गुकिंघान, आज सूरज कहां से निकला जो मेरे लिए हार्ट ब्रेकफास्ट बनाया? पर गू की कातिल नजरों ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। ओए, ये नया नौकर है क्या? इतना हैंडसम और खाना भी लाजवाब। भाई, मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। वो लड़की मेरा चेहरा नोचने ही वाली थी कि मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। गुकिंघान का गुस्सा फट पड़ा और उसने उसे भगा दिया। पर 5 मिनट बाद वही लड़की नाश्ते पर टूट पड़ी। ओ तेरी, ये डंपलिंग इतने सॉफ्ट कैसे हैं? और इस सूप का स्वाद, भाई ये तो किसी जन्नत से कम नहीं। वो बिना रुके खाए जा रही थी और पूरा हॉल मेरी तारीफों से गूंजने लगा। खाना खत्म करते ही यूयू वई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, ओए कमाल के नए छोटे उस्ताद, तेरा नाम क्या है? उम्र क्या है? गर्लफ्रेंड है क्या? मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, मैं 16 साल का हूं। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। ओ तेरी, गुकिंघान, ये कहां से लाई इतना प्यारा छोटा भाई? गू ने गुस्से में कहा, चुपचाप काम पर जाओ। घू के गुस्से के बाद मैं खामोशी से बर्तन समेटकर किचन में चला गया। जब बाहर आया तो मेरे कंधे पर वही पुराना फटा हुआ स्कूल बैग था। मैंने कहा, मिस गू, मैं स्कूल जा रहा हूं। यूवेई ने साथ चलने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शुक्रिया, पर मैं खुद चला जाऊंगा। एक गहरा सलाम किया और स्कूल की उस नई मुसीबत की तरफ निकल पड़ा। स्कूल के गेट पर खड़ा मैं अपनी फटी शर्ट में सबके लिए एक मजाक था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक चिल्लाती हुई आवाज ने मुझे रोक दिया। ओए, वहीं रुक जा, यह स्कूल है, कचरा चुनने की जगह नहीं। एक बदतमीज गार्ड ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरा और मेरे कमजोर बैग की पट्टी टूट गई। मेरा सारा सामान जमीन पर बिखर गया। लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मैं जमीन से अपनी चीजें समेट रहा था। पर तभी एक चमचमाती काली पोर्श गेट पर आकर रुकी और सबका हंसना बंद हो गया। गाड़ी से चेन मिस ने झांका और गार्ड को उसकी औकात दिखा दी। पर असली इम्तिहान तो शाम को घर लौटने पर था, जहां फिर वही नर्क मेरा इंतजार कर रहा था। मैं एक साये की तरह खामोश फर्श से उनके पैरों के निशान मिटा रहा था। तभी दरवाजा खुला और यू वेई चेन किंग किंग के साथ अंदर आई। यूवेई चिल्लाई, हमारी स्नेल मेडन, घर की गुड़िया आ गई। चेन की नजरें मुझ पर ठहरी और उसने शरारत से पूछा, छोटे भाई, क्या ये सब तुमने किया? इतने काबिल कब से हो गए? चेन मेरे पास आई और हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम चेन किंग किंग है, तुम मुझे किंग किंग दीदी कह सकते हो। उसने मेरे गाल खींचते हुए कहा, एक बार दीदी बोलो तो सही, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। दोनों मुझे किसी खिलौने की तरह तंग कर रही थी। मैं वहां डरे हुए खरगोश की तरह खड़ा था। तभी गू किंघान ने गुस्से में सीढ़ियों से ग्लास पटक दिया। गू किंघान की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। जबान को लगाम दो। उसने अपना वॉलेट निकाला और एक बैंक कार्ड मेरे पैरों के पास फेंक दिया। ये लो और ढंग के कपड़े खरीद लो। भिखारी की तरह घूमकर मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैंने उस कार्ड को देखा और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, शुक्रिया मिस गू, पर मुझे ये भीख नहीं चाहिए, मैं खुद कमा लूंगा।
क्योंकि ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। मैंने गुकिंगहान का वो कार्ड तो ठुकरा दिया, पर उसे क्या पता था कि जिस मामूली नौकर को वो कमजोर समझ रही है, उसके हाथों में ऐसा हुनर है जो दुनिया हिला सकता है। अगले ही दिन मेरे खाने की खुशबू ने पूरी हवेली का मंजर बदल दिया। स्वीट एंड सोर पोर्क और मशरूम सूप का स्वाद ऐसा था कि यू यू वेई और चेन किंग किंग मेरी फैन हो गईं। वो मुझे छोटा मास्टर कहने लगी, पर गू किंग हन के लिए यह नज़ारा किसी चुभती हुई तलवार जैसा था। जलन के मारे उसने मेरा बनाया खाना छूने से भी मना कर दिया और बाहर से बेस्वाद खाना मंगा लिया। पर किस्मत का खेल देखिए, आधी रात को वही पुराना पेट दर्द फिर लौटा। वो ताड़े चपते हुए दबे पांव रसोई में आई, पर फ्रिज की रोशनी में मुझे अंधेरे में बैठा देख उसकी चीख निकल गई। मैंने बिना कुछ कहे उसे गर्म नूडल्स का कटोरा थमा दिया, और उस पल उसका सारा घमंड उसकी भूख के आगे ढेर हो गया। जब मैं उसके करीब आया तो मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। सफ़ेद मखमल, जैसे हाथ पर जलने का वो गहरा लाल निशान, जैसे किसी साफ आईने पर कोई दाग हो। मेरा हाथ वहीं रुक गया। उसने झटके से हाथ पीछे खींचना चाहा, पर मेरी नज़रों की गंभीरता और चेहरे के सन्नाटे ने उसे वहीं रोक दिया। मैंने अपना वो पुराना मिट्टी का जार निकाला, जिसमें हर गहरे जख्म का इलाज छिपा था। दवा लगाते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ से सीखा ये सब? मैंने बिना उसकी ओर देखे बस अपना काम करते हुए कहा, अनाथालय की इंचार्ज दादी ने। उन्होंने सिखाया था कि अगर खुद अपना इलाज करना नहीं सीखा तो ये दुनिया तुम्हें तिल तिल कर मार देगी। उन्होंने मुझे ये हुनर दिया ताकि कभी भूखा ना मरना पड़े और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी इस सच्चाई ने उसके पत्थर जैसे दिल को अंदर तक चीर दिया। अगली सुबह उसका जख्म भर चुका था, पर मेरा इरादा और भी मजबूत था। जब उसने खिड़की से देखा कि मैंने उसके कपड़े धोए तो वह मुझ पर बरस पड़ी, किसने हक दिया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने का? उसकी आंखों की नफरत ने मेरा कलेजा चीर दिया था। पर तभी यूयुवे और चेन किंग किंग आ गई और उनके मजाक ने उस आग को थोड़ा ठंडा कर दिया। दोपहर की धूप तेज थी, पर मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। क्लास की एक लड़की लिन कियन ने मुझे पानी की बोतल दी। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मैंने मना किया, पर उसने वो बोतल मेरे हाथ में थमा दी। मुझे क्या पता था कि वो पानी की बोतल कोई तोहफा नहीं, बल्कि मौत का फरमान है। स्कूल के पीछे वेंग मिंग की नजरों में जलन की आग थी। उसने मुझे घेरा, मेरा बैग फाड़ा और मेरी गरीबी का तमाशा बना दिया। एक जोरदार मुक्का सीधा मेरे चेहरे पर पड़ा और मेरी खामोशी मेरा इकलौता हथियार बन गई। रात के अंधेरे में मैं हवेली लौटा। अपनी फटी हुई हाथ की बाजू के नीचे मैंने उन नीले निशानों को छुपाने की कोशिश की। रसोई में खाना बनाते वक्त मुझे सुकून मिलता था। मेज पर सुई झूरोपियन की खुशबू थी, पर मेरी जान हलक में अटकी थी। चेन किंग किंग की पारखी नजर ने मेरा झूठ पकड़ लिया। उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हाथ की बाजू ऊपर कर दी। सफेद खाल पर वो गहरा नीला जख्म, जैसे किसी ने साफ आईने पर पत्थर मारा हो। पूरा कमरा सन्न रह गया। यू यू वही तो जैसे पागल हो गई। किसके हाथ इतने बढ़ गए? बस नाम बताओ, मैं उसे देख लूंगी। वो चिल्ला रही थी, पर मेरी नजरें सिर्फ गुकिंगहन पर जमी थीं। उसने अपनी उंगलियों से मेरा चेहरा ऊपर किया और उसकी ठंडी आवाज गूंजी, सीढ़ियों से गिरने पर मुक्कों के निशान नहीं पड़ते। सच बताओ, क्या हुआ है? मैं कुछ कहना चाहता था, पर सच बोलने की हिम्मत नहीं थी और झूठ गले में ही अटक कर रह गया। मैंने बस अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। मेरी खामोशी देखकर यूयू वेई का सारा गुस्सा गुकिंगहन पर फूट पड़ा। तुम बस तमाशा देख रही हो। ये तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारा खाना खाता है। क्या एक पालतू जानवर की भी इतनी इज्जत नहीं होती कि उसे कोई बाहर वाला हाथ न लगाए? गुकिंगहन खामोश थी। उसकी बर्फीली आंखें मेरी रूह को चीर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जिल्लत सहकर भी मैं उसके आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहा। पर वो नहीं जानती थी कि यह खामोशी उस तूफान के आने का सबूत है जो अगले दिन स्कूल में वेंग मिंग की दुनिया उजाड़ने वाला था। खेल अब शुरू हुआ था। क्या मैं अपने अपमान का बदला ले पाऊंगा? और क्या गुकिंगहन का पत्थर दिल पिघलेगा? जानने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलना। अगर कहानी पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ताकि आप अगला धमाका मिस न करें।